हेलो दोस्तों। आज हम लोग ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज का जो अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। ई पैक प्रीफैब बेसिकली प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली एक कंपनी है एंड जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए पीवी मटेरियल बनाती है। अगर आपको इनका बिजनेस मॉडल डिटेल में समझना है तो आप लोग जाकर के मेरे चैनल पर एक वीडियो है इनका, जिसमें हमने अभी रिसेंटली पूरा बिजनेस मॉडल कवर किया है एंड जो रिसेंटली रिजल्ट आया था उसको कवर किया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इनका कॉन्फ्रेंस कॉल एंड इनका वैल्यूएशन कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बोला। तो अपने ओपनिंग रिमार्क में मिस्टर संजय सिंघानिया जो उनके सीएमडी हैं, उन्होंने बोला कि हमारी जो कंपनी है वो 1 अक्टूबर 2025 को लिस्ट हुई है एनएससी एंड बीएसई के ऊपर एंड हमारा जो हाफ ईयरली अगर आप ग्रोथ देखें तो वो 36% से हमारा रेवेन्यू ग्रो हुआ है एंड हमारा इबिटा ग्रोथ 46% से हुआ है। एंड अगर आप पिछले 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे हमारा, तो हमारा जो ग्रोथ का CAGR है वो 46% के ग्रोथ रेट से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड इसके अलावा हमारा जो ROC एंड जो ROE है वो भी काफ़ी हेल्दी है। एंड हमने अपने इन्वेस्टर्स से जो कमिटमेंट किया था जब हम IPO लेके आए थे, तो उसको उनको हमने जो उम्मीदें दी थी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हमारा ये शानदार परफॉर्मेंस उसी चीज़ को प्रूव करता है। फर्दर 1 अप्रैल 2025 को हमारे पास 916 करोड़ रुपीज का ऑर्डर बुक है एंड जो हमारा ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो है वो 1.5 का है। एंड अगर आप देखें कि हमारे पास 7 से 8 महीनों का हम जितना काम करते हैं 7 से 8 महीने में, उसके लिए हमारे पास एडवांस ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। मीन्स हमको 7 से 8 महीने तक हमको अगर ऑर्डर नहीं भी आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। लेकिन हमारे पास रिसेंटली ऑर्डर की इंक्वायरी आ रही है, नए नए ऑर्डर हमको मिल रहे हैं, तो हमारे पास अगले 3 से 4 सालों के लिए ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले 3 से 4 सालों तक हम लोग इसी रेट से ग्रो करते रहेंगे, इससे फर्दर इससे ज़्यादा रेट से ग्रो करते रहेंगे। एंड इन्होंने बताया आगे कि हम अपना जो मंथली रन रेट है उसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, और हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 80 to 90% हो गया है। एंड हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारे और हमारा स्ट्रांग ऑर्डर बुक्स और इसके अलावा जो हमारे मैनेजमेंट का फोकस ऑन प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन है, उसकी वजह से हमारी जो शानदार ग्रोथ है उसी वजह से आ रही है। एंड हमारे पास रिसेंटली पिछले 6 महीने में 650 करोड़ के नए ऑर्डर्स आए हैं एंड जो कि अलग अलग सेक्टर से, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर से आए हैं, FMCG से आए हैं, सेमीकंडक्टर से आए हैं एंड इसके अलावा अलग अलग इंडस्ट्रीज की वेयर हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये ऑर्डर हमारे पास आए हैं। एंड हमारा जो बिजनेस है वो सेकेंड हाफ में फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर आता है। तो अभी फर्स्ट हाफ निकल गया है, 6 महीने के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, Q2 के रिजल्ट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट हाफ में हमारा जो बिजनेस से जो रेवेन्यू है एंड जो हमारे पास ऑर्डर बुक है, लगभग हमारे टोटल बिजनेस एंड बिजनेस रेवेन्यू एंड ऑर्डर बुक का लगभग 45% बिजनेस रेवेन्यू एंड ऑर्डर बुक हमको फर्स्ट हाफ से आता है एंड 55% हमको सेकेंड हाफ से आता है। एंड सेकेंड हाफ से वो इसलिए आता है क्योंकि सेकेंड हाफ में हमारा जो वेदर का कंडीशन है वो नॉर्मल होता है, मानसून होता नहीं, बारिश होती नहीं, जिसकी वजह से हमको इजीली ऑर्डर्स भी आते हैं और हम उन ऑर्डर्स को इजीली एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं। इसके अलावा हमने अभी अपना एक इंसुलेटेड सैंडविच पैनल का एक नया प्लांट लगाया है जो कि आंध्र प्रदेश में मम्बट्टू में लगाया है। मम्बट्टू में ऑलरेडी इनका एक प्लांट है, तो इन्होंने ब्राउन फील्ड कैपेक्स किया है। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास लैंड ऑलरेडी वहां पर थी, हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लांट था एक एरिया में बना था, तो वहां पर कुछ लैंड ऐसी थी जो खाली पड़ी थी, उसी लैंड पर हमने ये नया कैपेक्स लगाया है। एंड एक कैपेक्स ये लोग कर रहे हैं राजस्थान में लोग ग्रीन फील्ड कैपेक्स कर रहे हैं। ग्रीन फील्ड कैपेक्स का क्या मतलब होता है कि वहां पर लैंड भी हम खरीदेंगे एंड इसके बाद सारी मशीनरी, टेक्नोलॉजी, मैन पावर सब कुछ हम खरीद के नया प्लांट बिल्कुल सेटअप करेंगे। और ब्राउन फील्ड में क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी लैंड होती है, हम बाकी मशीनरी, टेक्नोलॉजी और सेटअप वहां पर नया लगाते हैं। तो मम्बट्टू जो आंध्र प्रदेश में वहां पर ब्राउन फील्ड कैपेक्स कर रहे हैं एंड राजस्थान में ग्रीन फील्ड कैपेक्स कर रहे हैं। एंड हमारा जो IPO आया था, IPO से लगभग 300 करोड़ रुपए जिन्होंने इकट्ठे किए थे, उस 300 करोड़ रुपीज में से 160 करोड़ का ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं, जिसमें से 102 करोड़ का कैपेक्स ये लोग राजस्थान में कर रहे हैं एंड लगभग 58 करोड़ का कैपेक्स ये लोग मम्बट्टू आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं। एंड जो राजस्थान वाला प्लांट है वहां से नेक्स्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर से, मतलब Q2 FY27 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो मम्बट्टू आंध्र प्रदेश वाला प्लांट है वहां से अभी इसी ईयर के फोर्थ क्वार्टर से, मीन्स अभी सेकेंड क्वार्टर बीत गया, थर्ड क्वार्टर आएगा, इस बार जो फोर्थ क्वार्टर है वो तब से फोर्थ क्वार्टर से वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड फर्दर इन्होंने आगे बताया कि हम इंडस्ट्री में जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो हमारी इंडस्ट्री में कंटिन्यू है और हम इंडस्ट्री को बीट करते रहेंगे। अगले 3 से 4 क्वार्टर्स में मैनेजमेंट आर एक्सपेक्टिंग कि ये प्रीफैब इंडस्ट्री में लीडर की पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये था इनका
ओपनिंग रिमार्क, फर्दर हम आगे क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेगमेंट में चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि करंट मार्केट शेयर इनका क्या है एंड अगले 3 से 5 सालों में इनका क्या टारगेट्स हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हमारी इंडस्ट्री में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तो काफी सारे प्लेयर्स करते हैं, लेकिन वो साइट पर जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है वो बाकी सारे प्लेयर्स की कम है हमारे कंपैरिजन में। हमारी जो स्पीड है साइट पर कंस्ट्रक्शन करने की या बिल्डिंग इरेक्शन करने की, वो हमारे पीयर्स के कंपैरिजन में हमारी काफी ज्यादा है, एंड यही हमारे बिजनेस की यूएसपी है। एंड मतलब जो हमारे पीयर्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं साइट पर, लेकिन हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हमारे पास डिजाइन, ऑपरेशंस एंड एग्जीक्यूशन की एक बहुत स्ट्रांग टीम है, स्पेशली एग्जीक्यूशन की। तो कंस्ट्रक्शन स्पीड और डिलीवरी स्पीड हमारी जो है पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट है, एंड जिसका बेनिफिट हमको मिलता है और हमको इसकी वजह से रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन इनसे इनके एसेट टर्नओवर रेशियो को लेकर के पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि रिसेंट अगर करेंटली हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो आप देखें तो 4.5 से 4.7 है, 4.5 से 4.7 है। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब कि आपने अगर अपने बिजनेस में 50 रुपए लगाए तो उस 50 रुपए को आप पूरे एक साल में कितनी बार टर्नओवर करते हैं, कितनी बार रोटेट कर पाते हैं। जैसे इनका कहना है कि हमारा जो स्ट्रक्चरल स्टील वाला सेगमेंट है उसमें हम 6 से 7 टाइम्स का हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो रहता है, और उसमें इन्होंने लगभग 60 करोड़ का 58 करोड़ का कैपेक्स अभी इन्होंने नंबर 2 वाले प्लांट में किया है। तो उससे मैनेजमेंट का कहना है कि लगभग 300 करोड़ का रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे अक्रॉस द होल ईयर। एंड जो हमारा दूसरा प्लांट राजस्थान में हम लगा रहे हैं, उस वाले प्लांट में वो जो प्लांट है वो इंसुलेटेड सैंडविच पैनल का प्लांट है, और वहां पर हमारा जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो 2.5 के आसपास होता है। तो वहां पर 102 करोड़ का हम लोग कैपेक्स कर रहे हैं। तो वहां के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो लगभग 250 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग वहां से जनरेट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे इनके आरओसी, आरओआईसी एंड आरओई को लेकर के पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो लगभग 23% है, एंड जो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है आरओसी, वो 25% के आसपास रहता है। जनरली हमारा रहता है इतना ही, और आगे आने वाले गोइंग फॉरवर्ड आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। एंड जो हमारा सैंडविच पैनल की लाइन है उसका अगर पेबैक पीरियड आप देखते हैं तो लगभग 4 से 4.5 ईयर्स होता है। मीन्स हम लोग जितना कैपेक्स में पैसा खर्च करते हैं अपने सैंडविच पैनल लाइन में, वो पैसा हमको 4 से 4.5 साल में पूरा रिटर्न बैक हो जाता है। तो और हम कुछ नए डेवलपमेंट्स इस इंडस्ट्री में कर रहे हैं सैंडविच पैनल वाले सेगमेंट में, एंड जो जिसकी वजह से हमारा आरओई एंड आरओसी आगे और भी इम्प्रूव होगा। एंड फर्दर इन्होंने आगे बोला कि हम कुछ एक्सपेंशन के लिए देख रहे हैं, इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करने के लिए देख रहे हैं, जिसमें बेसिकली जो कंट्रीज है जिनको हम एक्सपोर्ट करेंगे वो भूटान है, ओमान है और बांग्लादेश है। एंड वहां से जो हमारा बिजनेस का रेवेन्यू है वो नेक्स्ट 3 से 5 सालों में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एंड हमारा अगर एक्सपोर्ट का टोटल रेवेन्यू आप देखते हैं तो लगभग 1.5 से 2% का रेवेन्यू हमको टोटल एक्सपोर्ट बिजनेस से आता है। एंड हम फर्दर आगे प्लान कर रहे हैं अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए। मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हमारा डिस्कशन चल रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज और जो गल्फ कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है, टर्की है, इनको हम एज ए एक्सपोर्ट कंट्री देख रहे हैं। इनको हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने मटेरियल को। एंड अफ्रीकन कंट्रीज को भी हमारी डिस्कशन चली है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी हम अपने मटेरियल को एक्सपोर्ट करेंगे। एंड अगर आप अगर आप इंडिया में देखें टोटल इंडस्ट्री में जो प्री फैब्रिकेटेड जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका टोटल कंस्ट्रक्शन में केवल 3 से 5% मार्केट शेयर है। एंड बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो सेटअप हो रही हैं, नई नई इंडस्ट्रीज है जो हमको इंक्वायरी हमारे पास भेज रही हैं, पूछ रही हैं। तो और क्रिसिल की रेटिंग भी हमको, क्रिसिल की जो रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 10 से 12% के CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, एंड हम इस पूरी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करते रहेंगे। एंड आगे फिर मैनेजमेंट ने अगला जो PEB, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल एंड ट्रेडिशनल RCC जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका कंपैरिजन में एक कंपैरिजन दिया है कि जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल से अगर आप कोई बिल्डिंग रेडी करते हैं तो उसमें जो आपका कन्वेंशनल RCC कंस्ट्रक्शन करते हैं आप, जो पुराने तरीके से सीमेंट, गिट्टी एंड बालू एंड उससे मटेरियल से, तो उसके कंपैरिजन में हमारा जो PEB का कंस्ट्रक्शन है वो 20% के आसपास सस्ता होता है, चीपर होता है। एंड टाइम भी लगभग आधा लगता है PEB कंस्ट्रक्शन करने में, क्योंकि बेसिकली ये मटेरियल तो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और साइड पर लाके केवल कंस्ट्रक्शन, वहां पर केवल पार्ट्स को वेल्डिंग से या नट बोल्ट से या उसको इरेक्शन किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो उसमें टाइम भी आधा लगता है, कॉस्टिंग भी 15-20% सेव हो जाती है। एंड इसके अलावा वो फ्लेक्सिबल होता है वो स्ट्रक्चर। मीन्स अगर आपको इन फ्यूचर 4 साल 5 साल बाद 10 साल बाद अगर आपको वो स्ट्रक्चर में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कुछ आपको डिजाइन चेंज करना है, कुछ आपको पैटर्न चेंज करना है, कुछ चीजें आपको उसमें इरेक्शन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है,
तो वो आप इजीली उतने पार्ट्स को खोल सकते हैं, खोल के आप मॉडिफाई करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको दोबारा वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आरसीसी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग रहेगी तो उसमें आपको इस तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन नहीं मिलता है, वहां आपको उस पूरे कंस्ट्रक्शन को आपको तोड़ना पड़ता है, तोड़ के उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका काफी नुकसान होता है, कॉस्ट वाइज भी, प्लस पोल्यूशन क्रिएट होता है, मैन पावर भी ज्यादा लगती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं पीईबी के कंपेयर टू कन्वेंशनल आरसीसी कंस्ट्रक्शन। फर्दर आगे मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर से क्वेश्चन पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हमारा करंट जो मार्जिन है 10.5 से 11.5% के आसपास रहता है, और ये मार्जिन हमारा मेंटेन रहेगा क्योंकि हमारा फोकस अभी मार्केट शेयर गेन करने के ऊपर है। अभी मार्केट में हमारा जो शेयर है 5 से 5.5% है, जिसको बढ़ाकर अगले 2 से 3 सालों के अंदर हमको 10% तक लेके जाना है। एंड आप देखें कि हम रिसेंटली अभी हम इंडिया के लगभग सारे स्टेट्स में हैं, सारे रीजन में हमारी प्रेजेंस है, एंड हमारा जो फोकस है वो बिगर साइज के जो प्रोजेक्ट है उनके ऑर्डर्स को विन करना है। एंड जो बिग टिकट साइज के ऑर्डर्स हैं उनके लिए हमारा डिस्कशन चल रहा है, और बेसिकली हम उसी के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं एंड उसको ऑनबोर्ड कर भी रहे हैं। फर्दर आगे इन्होंने अपने जो गवर्नमेंट के साथ और जो प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है उसका एक रेशियो बताया कि हमारा 95 टू 98% जो बिजनेस है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है, एंड केवल 2 से 5% बिजनेस हमारा गवर्नमेंट सेगमेंट से आता है। एंड पास्ट में हमने गवर्नमेंट के साथ काफी बिजनेस किया है, हमने 5 एयरपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट के जो हमने कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, तो उसमें हमारे काफी मटेरियल यूज हुए हैं, हमने उसमें काफी हमको वहां से काफी ऑर्डर्स मिले थे। एंड इसके अलावा हमारे पास गवर्नमेंट से ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आ रहे हैं, डायरेक्ट रूप से नहीं आ रहे। जैसे एलएनटी है, गवर्नमेंट एलएनटी को ठेके देती है, एलएनटी इनको ठेके देती है, तो एलएनटी हो गया, एचईसी हो गया, ये जैसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्लेयर हैं, तो इनके जरिए हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। डायरेक्टली कोई ऑर्डर हमारे पास गवर्नमेंट से अभी नहीं आ रहा, और वैसे भी हमारे मैनेजमेंट का पूरा फोकस अभी प्राइवेट सेगमेंट बिजनेस के ऊपर है। अगला क्वेश्चन इनसे इनके पेमेंट डिले को लेकर के पूछा गया कि क्या इनके सेगमेंट में इनको पेमेंट मिलने में डिले हो रहा है क्या। तो मैनेजर ने बोला था कि हम मोस्टली हमारा जो बिजनेस है वो प्राइवेट सेक्टर में है, तो प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस होने की वजह से हमारे पेमेंट मिलने में हमको कोई डिले नहीं है, हमको ऑन टाइम पेमेंट मिल जा रहा है। और स्पेशली हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें हम अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग स्टेज में हम लोग एडवांस पेमेंट लेते रहते हैं। जैसे कि जैसे कि हम जब किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एडवांस में 10 से 20% का पेमेंट ले लेते हैं क्लाइंट से, एंड इसके बाद जब ड्राइंग अप्रूवल होता है तब 10% एडवांस लेते हैं। इसके बाद जब मटेरियल सप्लाई करते हैं तब हम लगभग 60 से 65% का पेमेंट तब हम ले लेते हैं एडवांस में अपने क्लाइंट से, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि केवल 5 से 10% पेमेंट ही ऐसा रहा है जो बचा रह जाता है, जो कि आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन हम अपने क्लाइंट से लेते हैं। तो अगर इनकेस कभी किसी एडवर्स कंडीशन में हमारा पैसा फंसता भी है तो केवल 5 से 10% पेमेंट हमारी डिले होती है, वो भी हमको मिल जाती है बाद में, लेकिन कभी फंसता है तो केवल 5 से 10% पैसा हमारा फंसता है, बाकी हमको पहले एडवांस हम पहले ही ले लेते हैं। आगे इनसे जो फर्स्ट हाफ का जो इनका बिजनेस है, मतलब क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का तो इनका शानदार रिजल्ट आया है। अगले इनसे जो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 आने वाले हैं उनके बिजनेस के बारे में इनसे पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने बताया कि पिछले 2 क्वार्टर से हम अपने प्लांट की डी बॉटलनेकिंग कर रहे हैं। डी बॉटलनेकिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को और बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे हर्डल्स होते हैं प्लांट में जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ पाती, तो उन हर्डल्स को दूर कर रहे हैं, अपने प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, मैन पावर जो इनएफिशिएंट है उसको हटा रहे हैं, एफिशिएंट मैन पावर को ला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ेगा और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो पिछले 2 क्वार्टर से हम अपने प्लांट में डी बॉटलनेकिंग कर रहे हैं, जिससे हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो पहले 70-80% हुआ करता था वो बढ़कर के 88% हो गया है। एंड कुछ डी बॉटलनेकिंग अभी कंटिन्यू है, जिससे कि इस Q3 में हमको ग्रोथ आने के चांसेज हैं। एंड Q2 अगर मान लीजिए नहीं भी आता है तो Q2 जैसा रेवेन्यू तो हम कंटिन्यू जनरेट करते रहेंगे, लेकिन चांसेज है कि हम Q2 को सरपास करेंगे और Q3 में उससे बेटर परफॉर्मेंस देंगे। एंड फिर इसके बाद जो Q4 वाला आएगा, Q4 क्वार्टर 4, उस क्वार्टर 4 में हमारा मंबट्टू जो आंध्र प्रदेश वाला प्लांट है वहां से जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एंड वहां से लगभग 28,000 से 32,000 टन की एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऐड हो जाएगी, मतलब 28,000 से 32,000 टन एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी टोटल कैपेसिटी है वो 1.6 लाख टन पर एनम हो जाएगी, एंड वहां से हमको एडिशनली 100 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। फर्दर इन्होंने आगे अगला इनसे क्वेश्चन जो एक पूछा गया वो कि इन्होंने आंध्र प्रदेश में एक प्लांट केवल 150 घंटे में मीन 6.5 दिनों में इन्होंने पूरा का पूरा प्लांट रेडी कर दिया।
तो क्या ये इनकी नॉर्मल स्पीड है या ये वन ऑफ था, ये क्या ये अपने सारे प्लांट में ऐसी ही स्पीड से इसी स्पीड से काम करते रहते हैं? तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये हमारे लिए केवल एक वन ऑफ था। हम केवल अपने जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्पीड का एक डेमो देना चाहते थे। उसके लिए हमने 150 घंटे में एक पूरा का पूरा प्लांट सेटअप कर दिया। एंड इसके लिए हमने जो नॉर्मल हमारा मैन पावर जितना हम यूज करते हैं उससे 25 से 30% मैन पावर हमने ज्यादा उसमें यूज किया है। एंड ये जो पूरा प्लांट था ये लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया का प्लांट था। एंड इसको हमने 6.5 दिनों में कंप्लीट कर लिया। एंड इसके बाद इन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में हम इसी स्पीड हम सारे प्रोजेक्ट में इसी स्पीड से काम नहीं करते हैं, बल्कि इंडिया में हमने ऐसे 5-6 प्रोजेक्ट ऐसे कंप्लीट इसी स्पीड से कंप्लीट किए हैं एंड आगे भी करते रहेंगे। एंड लेकिन ये हमारा नॉर्मल स्पीड नहीं, नॉर्मल स्पीड हमारा जो होता है उसमें हम एक प्रोजेक्ट को लगभग 6 से 8 हफ्तों में कंप्लीट कर पाते हैं। तो एंड फर्दर इन्होंने एक तरीके से एक रिकॉर्ड बनाया है और आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट ये प्रोजेक्ट को उसी स्पीड से आगे भी करते रहेंगे। जैसा कस्टमर अगर बोलेगा कि नहीं उनको एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर कोई प्लांट रेडी करके देना है, बड़ा प्लांट है, तो ये फर्दर उसी स्पीड से फिर से काम कर सकते हैं। आगे इन्होंने अपने ऑर्डर पाइपलाइन में बताया कि हमारे पास रोबस्ट ऑर्डर पाइपलाइन है और कई सारे न्यू बिजनेसेज है जो हमारे साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना चाहते हैं, जैसे कि डाटा सेंटर का बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेगमेंट है। इन सारे सेक्टर में पीईबी के साथ साथ सैंडविच पैनल्स का भी यूज होता है। एंड हम इंडिया के कुछ ऐसे चुनिंदा प्लेयर्स में से हैं जो कि ये दोनों ही प्रोडक्ट इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमको इसका बेनिफिट मिल रहा है, हमको इन सारे प्लेयर्स के ऑर्डर हमें मिल रहे हैं। एंड अभी हमारी जो सारी इंडस्ट्रीज है कैपेक्स के साइकिल से गुजर रही है। सारे ही प्लेयर्स आप देखें तो लगभग कैपेक्स कर रहे हैं। एंड जिसकी वजह से हमारे पास अलग अलग सेक्टर की जायंट कंपनियों से बड़े बड़े साइज के जो प्लांट कैपेसिटी एक्सपेंशन के इंक्वायरी आ रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड हमारा उनके साथ डिस्कशन चल रहा है। एंड H2 में हमारे पास ज्यादा ऑर्डर बुकिंग होती है कंपेयर टू H1। एंड जो यूरोपियन कंट्रीज है जैसे यूएसए में, वहां पर अगर आप देखेंगे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग एंड जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होती है वो भी पीबी मटेरियल से बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में भी ऐसा कल्चर नहीं है। हमारे इंडिया में भी केवल वेयर हाउसेज हो गए, स्टोरेज हो गए एंड जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है वो केवल पीबी मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो अभी हमारे इंडिया में बहुत बड़ा ह्यूज स्कोप है आगे इन फ्यूचर, जो कि जब हम यूएसए जैसे यूएसए में रेडी करते हैं वैसे अगर हम लोग करना शुरू कर दिया, मीन्स की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स अगर हम हमारे इंडिया में जब बननी शुरू होंगी तब देखेंगे कि अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा स्कोप बाकी है। अभी तो हमने केवल शुरू ही किया है। फर्दर जो डाटा सेंटर वाला बिजनेस है उससे इन्होंने बोला था, उसके बारे में इन्होंने बताया कि कुछ डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है हमारा। कुछ डाटा सेंटर के लिए हम सैंडविच पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं एंड कुछ के साथ अभी अंडर डिस्कशन है प्रोजेक्ट्स। एंड फर्दर इन्होंने प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने को लेकर अपने कॉमर्शियल एंड टेक्निकल लेवल पर इनका डिस्कशन कुछ डाटा सेंटर के साथ कंप्लीट हो चुका है। कुछ डाटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए स्टील स्ट्रक्चर का जो मैन्युफैक्चरिंग उसका इन्होंने शुरू कर दिया है। एंड ओवरऑल अगर डाटा सेंटर वाले बिजनेस में देखें तो डाटा सेंटर का फ्यूचर हमको प्रॉमिसिंग नजर आता है एंड वहां से हमको फ्यूचर में काफी ग्रोथ नजर आती है। फर्दर आगे इन्होंने बोला था कि जब स्टील प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है तो उसको हम लोग मार्जिन कैसे उसको मेंटेन रखते हैं। तो इन्होंने बताया कि हम जब हमको ऑर्डर मिलता है तो उसको हम 6 से 8 महीने में ऑर्डर को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट 3 महीने होते हैं उसमें डिजाइनिंग और मटेरियल का प्रोक्योरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड जो सेकेंड के 3 महीने होते हैं उसमें हम इंस्टॉलेशन ऑन साइट कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास 35 से 40 डेज की इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी रहती है, हमारे WIP में पड़ी रहती है। तो जिसकी वजह से हम लगभग 1.5 मंथ की जो हमारा प्राइस प्रोटेक्शन है, जो स्टील के प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन हमको ऑलरेडी मिल जाती है। एंड इसके बाद हम स्टील के जो हमारे ऑर्डर्स, जो हमारे वेंडर है जिनको हम ऑर्डर देते हैं, जिनसे हम स्टील खरीदते हैं, उनको वो हमको ऑर्डर देने के बाद 8 से 10 हफ्तों में हमको डिलीवरी देते हैं, जिसकी वजह से वो 1.5 से 2 महीने की प्रोटेक्शन हमको वहां से मिल जाती है। तो हमारा लगभग ऑर्डर एवरी वीक, और हम ऑर्डर लगभग एवरी वीक देते हैं। तो यहाँ से भी हमको वीकली जो ऑर्डर जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है स्टील का उसके लिए हमें यहाँ से सेफ्टी मिल जाती है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इन सारे तरीकों से हमारा जो मार्जिन है वो स्टील प्राइस फ्लक्चुएशन से जो प्रोटेक्टेड रहता है, हमारे मार्जिन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। फर्दर इनसे अगला क्वेश्चन इनके वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के पूछा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2027 में आपका वॉल्यूम ग्रोथ कैसा रहेगा। तो मैनेजमेंट ने बताया कि स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन वाली जो कैपेसिटी है वो लगभग 1.33 लाख टन पर एनम की है एंड इसको हम बढ़ा के 1.7 लाख टन पर एनम कर रहे हैं। एंड जो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 80% है इस सेगमेंट में। फर्दर जो हमारा सैंडविच पैनल वाला सेगमेंट है उसमें इसके हमारे पास 2 प्लांट है।
है। पहला ग्रेटर नोएडा में है जहां पर 80 to 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, और जो दूसरा प्लांट है मंबट्टू आंध्र प्रदेश में है, जहां से प्लांट अभी प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है। तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास जैसे अभी एडवांस में ऑर्डर है वहां से, तो हमारा वहां से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50 to 55% अभी करंट रहेगा। आगे हम इसको और बढ़ाएंगे। एंड जो हमारा पैकेजिंग साइज वाला सेगमेंट है, तो उस वाले में उसमें हमारा H1 हमारा ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारा जो पैकेजिंग वाला बिजनेस है उसमें बेसिकली हमारे जो क्लाइंट्स है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले इंडिया में जितने मैन्युफैक्चरर वो हमारे बेसिकली क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं गया, क्योंकि रेनी सीजन ज्यादा रहा, एसी, फ्रिजेज, वॉशिंग मशीन की सेल्स कम रही है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा अभी बिजनेस जो पैकेजिंग सेगमेंट वाला है वो स्लो रहा है कंपेयर टू जो हमारे अदर क्वार्टर्स होते हैं उसके। लेकिन दे आर होपिंग कि हम सेकेंड हाफ में हम इस जो हमारा लॉस हुआ है उसको रिकवर कर लेंगे। फर्दर अगला क्वेश्चन था इंटरेस्ट एक्सपेंस को लेकर के, तो उसके बारे में मैनेजमेंट ने बोला था कि हमारे पास 122 करोड़ का लोन था, जिसमें से हमने आईपीओ से हमने पैसा उठाया तो उससे 70 करोड़ का हमने लोन पे कर दिया, एंड 50 करोड़ का लोन अभी बचा हुआ है। तो इस 70 और हमारे पास कुछ एफडी थी एंड कुछ लोन इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, लोन जो हमारे पास 70 करोड़ का लोन बचा है उसका जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसको हम एफडी से लगभग उसका 50% पैसा हम एफडी से हम अर्न कर लेते हैं, जो इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं उससे पे करते हैं, और 50% पैसा ही हम अपने रेवेन्यू से पे करते हैं। एंड मैनेजमेंट ने बोला कि जो सेकेंड हाफ अभी आएगा, इस सेकेंड हाफ में हम इस पूरे लोन को जो 50 करोड़ का लोन बाकी है इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। एंड इन्होंने आगे बोला कि हमारे लिए जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो साउथ इंडिया से आता है, एंड मोस्ट ऑफ हमारे जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो भी आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में नए नए प्लांट सेटअप कर रही हैं, नया जो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी साउथ इंडिया में कर रही हैं, तमिलनाडु, स्पेशली तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। एंड साउथ में हमारा खुद का सबसे बड़ा प्लांट है मंबट्टू में आंध्र प्रदेश में, तो हमें उसका एडवांटेज मिलता है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक साउथ से मिलती है और हम साउथ में इजीली उसको कंप्लीट भी कर देते हैं। फर्दर अपने ईपीएस पैकेजिंग बिजनेस को लेकर मैनेजमेंट ने बताया कि हमारा जो ईपीएस पैकेजिंग बिजनेस है 6 से 7% के सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है, एंड पिछले 3 सालों से, एंड ये कंटिन्यू इसी रेट से लगभग आगे ग्रोथ करता रहेगा। और बेसिकली अगर हम देखेंगे कि 50% हमारा रेवेन्यू जो है ईपीएस पैकेजिंग वाले सेगमेंट से वो हमारे एक ही सिंगल कस्टमर से आता है, जो कि है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस पिछले कुछ क्वार्टर से थोड़ा स्लो है, जिसकी वजह से हमारा भी बिजनेस स्लो रहा है। एंड लेकिन हमारा जो मार्जिन है इस बिजनेस में वो पहले 6-7% हुआ करता था, जो कि बढ़ के 11% हो गया। उसके पीछे रीजन ये है कि हमने जो वहां पर हमारा जो पावर और फ्यूल का जो कंजम्पशन था वहां पर वो कम कर दिया, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ फ्यूल जनरेटर्स ऐसे लगाए जो सोलर पावर से चलते हैं, तो वो हमारा वहां पर कॉस्टिंग कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारा मार्जिन बढ़ गया है। फर्दर इन्होंने आगे बताया कि क्वार्टर 1 हमारे लिए क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में वीकर रहता है, क्योंकि क्वार्टर 1 में हमारे क्लाइंट्स जो सिविल वर्क पर ज्यादा फोकस करते हैं, एंड क्योंकि उस क्वार्टर 1 में मानसून सीजन रहता है, बारिश का सीजन रहता है, जिसकी वजह से वो लोग सिविल वर्क कंप्लीट करते हैं। और क्वार्टर 2 में हम मानसून सीजन का ज्यादा इंपैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि सिविल वर्क पहले से कंप्लीट रहता है और हमको केवल स्ट्रक्चर है उसका इरेक्शन करना रहता है। आगे इनसे अगला क्वेश्चन इनके ऑर्डर साइज को लेकर के पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा एवरेज ऑर्डर साइज लगभग 6 करोड़ का होता है, और हमने अपने इन्वेस्टर पीपीटी में 3 बड़े ऑर्डर्स के बारे में बताया था, जिसमें से कि लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास 3 बड़े ऑर्डर्स हैं, हमारे पास उन 3 बड़े ऑर्डर्स के अलावा भी बहुत सारे बड़े ऑर्डर्स हैं, लेकिन हमने उनको आगे अभी बताया नहीं है। तो जो अपनी पीपीटी में 3 बड़े ऑर्डर्स को बताया था उसमें पहला ऑर्डर था जो इनको प्रीमियर एनर्जी से मिला हुआ है, जो कि सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने का है, और ये प्लांट आंध्र प्रदेश में सेटअप होगा। दूसरा ऑर्डर इनके राइजन सोलर से मिला हुआ है। राइजन सोलर कंपनी जो कि सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग बनाती है, तो ये सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग वाले प्लांट के सेटअप के लिए इनको एक ऑर्डर मिला है इनसे, जो कि ये गुजरात में सेटअप करेंगे। और तीसरा जो बड़ा ऑर्डर है इनका वो एनडीआर ग्रुप से मिला है, जो कि एक वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज बनाने का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। और इसके अलावा इनको अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ रिपीट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और नए कस्टमर्स को भी अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं। फर्दर लार्ज साइज के ऑर्डर्स के लिए हमारे पास हमारा जो लार्ज साइज के ऑर्डर होते हैं वो हमारे लिए मार्जिन एक्रीटिव होते हैं, क्योंकि लार्ज साइज के ऑर्डर्स में हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेज, डिजाइन एक्सपेंसेज एंड जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपेंसेज है उसमें हम काफी पैसा सेव कर लेते हैं। फर्दर आगे इन्होंने अपने ग्रास मार्जिन के ऊपर बताया कि H1 में हमारा मार्जिन जो बेटर रहा है पिछले कुछ सालों से अगर कंपेयर करेंगे तो, एंड हमको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिला है। हमारा जो मैनेजमेंट है ग्रोथ ओरिएंटेड है, एंड फ्यूचर में हमारा जो इबिट्टा है वो जो रिसेंटली भी चल रहा है 10.5 से 11.5%, इसको हम और भी आगे बढ़ाएंगे। इसके इनहेंसमेंट के लिए हम आगे और भी फर्दर काम कर रहे हैं।
एंड फर्दर आगे मैनेजमेंट ने बताया कि हमारे पास पहले जो ऑर्डर होते थे वो स्मॉल साइज के ऑर्डर होते थे, और तो जो हमारे सप्लायर होते थे वो हमको कोई स्पेशल छूट भी नहीं देते थे, हमको कोई ऑफर भी नहीं करते थे वो लोग। लेकिन धीरे धीरे हमारा ऑर्डर का साइज बढ़ रहा है, तो हमारा सप्लायर भी हमको बेटर क्रेडिट ऑफर कर रहा है, एंड जो हमारे क्लाइंट से हमको टाइमली पेमेंट मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल डेज जो पहले जो 40 दिन के आसपास हुआ करता तो घट के अभी 21-22 डेज हो गया है, और अगर आप इंडस्ट्री का वर्किंग कैपिटल डेज एवरेज देखेंगे तो वो 35 डेज हुआ करता है। तो मीन्स हम इंडस्ट्री से भी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि इनका जो ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री को, तो क्या ये उसको सस्टेन कर पाएंगे, उसको क्या मेंटेन कर पाएंगे? तो मैनेजर ने बोला कि डेफिनेटली हम उसको सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के साइड पर होता है, और हमने अपनी एग्जीक्यूशन स्पीड से मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया है। एंड मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स जो हमारे साथ एक बार काम कर लेता है वो हमारे साथ कंटिन्यूस आगे रिपीट बिजनेस करता है, क्योंकि रिपीट बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूशन स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है जल्दी से प्रोजेक्ट रेडी करने का, जल्दी से प्लांट खड़ा करने का, वो हम कर पाते हैं, अपने पीयर्स के कंपेरिजन में जल्दी खड़ा कर देते हैं। एंड स्पेशली अगर आप देखें कि जो सोलर इंडस्ट्रीज का प्लांट होता है वो 3 से 6 महीने में हम रेडी कर देते हैं, एंड इसके अलावा कोई वेयर हाउस होता है तो उसको हम 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर देते हैं। और ई पैक इकलौती ऐसी कंपनी है जो इतनी स्पीड से अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती है। फर्दर मैनेजमेंट से अगला क्वेश्चन जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वाला सेगमेंट है, इसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर के पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि पूरी इंडस्ट्री में जो H1 अभी गया है क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 वो काफी चैलेंजिंग रहा था। क्वार्टर 1 में इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया था, एंड क्वार्टर 2 में यूएसए में ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया था, जिसकी वजह से कोई भी जो कंपनी थी वो अपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी नर्वस थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी कॉशियसली कर रहे थे। एंड H1 में इंडस्ट्री की ग्रोथ 10 से 12% थी, एंड जो मोस्ट ऑफ जो ग्रोथ आई थी वो रिन्यूएबल सेगमेंट से आई थी, ऑटो सेगमेंट एंड एफएमसीजी वाले सेगमेंट से आई थी। एंड जैसे कि आप देखें रिलायंस इंडस्ट्री जो वो पूरे इंडिया में ही अभी कैंपा कोला का जो बॉटलिंग का प्लांट है वो सेटअप कर रहा है, तो उसके काफी ऑर्डर्स इनको मिले थे। एंड इसके अलावा भी कई सारी कंपनी जो कई सारी बड़ी जायंट कंपनीज हैं जो कि कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं, एंड ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम इसको एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। इसके अलावा भी कई सारे जो ईवी मैन्युफैक्चरर हैं वो प्लांट कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, एंड जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट है वो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, नए नए प्लांट लगा रहे हैं। एंड इसके अलावा ग्लास इंडस्ट्रीज है, एंड इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कि कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और नए नए प्लांट लगा रहे हैं, और उनसे इनको इंक्वायरी भी आ रही है और नए ऑर्डर्स भी ये लोग उनसे विन कर पा रहे हैं। एंड इसके अलावा डाटा सेंटर से भी कई सारे ऑर्डर्स इनको मिले, और कई सारे ऑर्डर्स के लिए अभी अंडर डिस्कशन है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज को लोग अपने लिए काफी मतलब बड़ा स्कोप मानते हैं, और ये ग्रोथ करते रहेंगे। फर्दर ऑर्डर कोटेशन को लेकर के मैनेजमेंट ने बोला था कि ऑर्डर कोटेशन से लेकर के ऑर्डर कंफर्म होने तक का जो टाइम है वो लगभग 6 से 8 वीक्स का लगता है। 6 से 8 महीने में हम ऑर्डर कोटेशन से लेकर के ऑर्डर विनिंग तक का पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्दर आगे इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन स्पीड है ये तो इंडस्ट्री में दूसरे प्लेयर्स भी कॉपी कर सकते हैं, और यही आपके बिजनेस की यूएसपी है, तो ये आपके लिए आगे एक रिस्क साबित हो सकता है। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि बिल्कुल दूसरे प्लेयर्स ये कॉपी कर सकते हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर ऐसा कर सकते हैं और ऐसा ट्राई करेंगे भी, क्योंकि अगर आपको इस बिजनेस में सर्वाइव करना है तो आपको अपनी एग्जीक्यूशन स्पीड तो ज्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन जो ये हमारी स्पीड है ये हमारे डीएनए में है, और हम ये कंपनी में ये कल्चर क्रिएट करने में हमको काफी साल लग गए हैं। काफी सालों में हमने इसको अपने जो कंपनी उसमें इसको क्रिएट किया है, इस कल्चर को लेके आए हैं। एंड सिर्फ एग्जीक्यूशन ही नहीं बल्कि हम जो ऑर्डर गेट करना होता है, ऑर्डर गेटिंग से लेकर के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड देन उसको फाइनली एग्जीक्यूशन में हम इंडस्ट्री में सबसे कम समय लेते हैं। और ये अचीव करने के लिए हमने अपने प्रोसेस में, अपने सिस्टम में काफ़ी डिजिटाइजेशन किया है, काफ़ी ऑटोमेशन किया है। एंड हमारी इंडस्ट्री में जो कंपनी फास्ट एग्जीक्यूशन करेगी वही कंपनी आगे फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगी, तो ये करना जरूरी भी है। एंड दूसरी कंपनियों के करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि उनके भी डीएनए में ये चीजें नहीं है या उतना फास्ट नहीं है अभी। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम और हमारा पीयर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिस पर हमको और हमारे पीयर दोनों को कंस्ट्रक्शन करने का ऑर्डर मिलता है। तो हमने कई बार ऐसा देखा है कि हम एक ही साइट पर अगर मैं और मेरा पीयर दोनों काम कर रहे हैं तो हम लोग अपने पीयर के कंपेरिजन में 3 से 4 हफ्ते जल्दी अपने काम को कंप्लीट कर देते हैं। एंड बाकी फिर इन्होंने बोला था कि हमने अपने आईपीओ प्रोसीड से लगभग 70 करोड़ का लोन पे किया है, एंड जिससे 6 करोड़ का हमने इंटरेस्ट जो हमें पे करना पड़ता है वो हमने बचा लिया है, और ये इंटरेस्ट फिर आगे फर्दर हमारे पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जाकर के ऐड होता है, जिससे और हमारा मार्जिन एक्सपेंशन होता है।
तो दोस्तों ये था इनका टोटल कॉन्फ्रेंस कॉल। बिजनेस काफी अच्छा नजर आता है, बिजनेस के लिए स्कोप भी काफी अच्छा नजर आता है। हमारे आसपास के एरिया में अगर हम देखें तो काफी इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जिस तरीके के वेयर हाउसिंग हमको बनते हुए दिखाई देते हैं जो पीबी मटेरियल से बनाए जा रहे हैं। एंड दोस्तों अगर हम इनका वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो मार्केट कैप अगर आप देखें तो लगभग 3290 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी आरओई भी लगभग 23-24% का है। एंड अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें कभी करंट में तो लगभग 44 के आसपास चल रहा है। और इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है 62% से हुआ था अभी रिसेंटली जो सेकंड क्वार्टर हुआ था। तो अगर आप 62% के हिसाब से, अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से, अगर आप इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड पी कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग निकल के आता है आपका, मतलब 30-35% के आसपास निकल के आता है, 30-32 के आसपास निकल के आता है, 30 से 32 1 ईयर फॉरवर्डेड पी निकल के आता है। और अगर आप इनका जो हाफ ईयरली ग्रोथ हुआ था 36% से, अगर आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो भी ये लगभग 40 के आसपास, 38-40 के आसपास निकल के आता है। तो आप अगर देखें कि आपको 60% के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी अगर 30-32 के पी पर मिल रही है तो बहुत अच्छी डील है मेरे हिसाब से। और अगर आप इसका पीजी रेशियो भी निकालते हैं तो लगभग 0.5-0.6 के आसपास निकल के आता है। तो आपको काफी वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ते, काफी रीजनेबल रेट में मिल रहा है। बाकी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका अपना रहेगा, ये मेरा व्यू है अगर कि मैं इसमें क्या करूंगा। और अगर मैं अपनी बात करूं भी तो मैंने इसमें छोटा सा एलोकेशन अभी एक लिया भी है। एंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो भी। तो दोस्तों फर्दर आपको अगर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड इंक्वायरी। एंड थैंक यू दोस्तों।